नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। नारीत्व का सम्मान इस कार्यक्रम के तहत हम आपसे कुछ ऐसे हस्तियों को मिलवा रहे हैं जिनकी सुनी अनसुनी कहानियां आप सबको सुनाकर कुछ नई प्रेरणा मिल सके। इस कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत पुरानी क्राइम रिपोर्टर जो भुसावल में लोकमत के लिए कभी क्राइम रिपोर्टिंग किया करती थी। हमारे साथ हैं एक जानी मानी हस्ती जिसको बहुत सारे लोग आप लोग जानते होंगे, चेतना राजेंद्र नन्नौरी जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार। स्वागत है मैडम आपका हमारे इंडिया अब तक समाचार के इस इंटरव्यू में। हम नारीत्व का सम्मान एक कार्यक्रम बनाते हैं जिसके तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशंस पहुंचाते हैं कि किस तरीके से वो एक नारी के साथ प्रेरणा लेकर कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। मैडम, आप अबैकस सिखाया करती थी। अबैकस मैडम अभी भी कहीं ना कहीं गूढ़ है कि लोगों के लिए, मतलब रहस्य है। हर आदमी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, चाहता है वो ज़रूर जब टीवी पे कुछ देखता है, कहीं देखता है। किस तरीके से इजी वे से उसको सीखा जा सकता है और उसका महत्व क्या है? सच पूछा जाए तो अबैकस उम्र के 6 साल से लेके 12 साल तक के सभी बच्चों ने अबैकस सीखना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसका जो ग्रास्पिंग पावर होता है, जो हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे को अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए, उसने अच्छे से किसी भी चीज़ में परफॉर्म करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात उसका कॉन्फिडेंस, उसके क्यूरियोसिटी, उसका विजुअलाइजेशन, उसका मेमोरी, ये बहुत उसका स्ट्रांग होता है। और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि बच्चों को गणित या मैथ्स ये विषय बोला तो उनको बहुत डर लगता है ना। उनको लगता है कि बाप रे गणित ऐसा लगता है। तो गणित इस विषय का डर बच्चे से या बच्चे के मन से उम्र के 12 साल में ही कैसे छू मंतर हो सकता है, ये हम अबैकस से बहुत इजीली सीख सकते हैं। मैडम, वर्क कैसे करता है अबैकस? देखिए, अबैकस एक्चुअली एक टूल का नाम है, अबैकस जिसको बोलते हैं। जैसे हमारी पुराने समय में आपको याद होगा या मेरे समय के जो थी, अपने पास ऐसी स्लेट होती थी जिसपे अलग अलग कलर की क्या होती थी, रंग की ऐसे मणि लगे होते थे। और फिर हमको उसके ऊपर टीचर हमको बोलती थी कि बेटा इसको 1, ये 2, ये 3, ऐसा वो 1 से लेके यानी 1 to 9 वहाँ पे हुआ करता था। अबैकस एक छोटा सा टूल होता है ना। उसके ऊपर हर उसकी जो रॉड होती है 13, उसके ऊपर 5 बीड्स यानी मणि जिसको हम बोलते हो 5 मणि होते हैं। और फिर वो रॉड होता है, उसकी हर रॉड की कीमत होती है। यानी मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताने जाऊं उसके बारे में, तो आप 0 से लेकर के 99 लाख तक का कैलकुलेशन उस छोटी सी 13 रॉड में आप आसानी से कर सकते हैं। बाप रे, इतना बड़ा कैलकुलेशन आप इजीली करेंगे, जो थोड़े समय बाद आप अबैकस उठा के साइड में कर देंगे और आप विजुअली वो करने लगेंगे। ओके, मतलब बाद में उस टूल की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत वो खुद कर सकता है। बच्चा अपने आप करता है इससे। देखिए, चमत्कारिक सब्जेक्ट के बारे में मैडम से मैंने पूछ लिया और चमत्कारिक सब्जेक्ट अभी सामने भी आ गया। नाम तो सभी ने सुना होगा। मैडम, कोई इसकी ट्रायल क्लासेस वगैरह भी लेते हैं क्या आप लोग? जी, मेरे पास से सर मैं बता नहीं सकती कि मुझे लगता मेरे पास से हज़ारों बच्चे अब तक अबैकस पढ़ के निकल चुके हैं। अपनी ज़िंदगी के एक बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल स्थान पे वो इस समय काम कर रहे हैं। मैं जलगांव के ही कई उदाहरण ऐसे दे सकती हूँ जिन बच्चों ने मेरे पास से अबैकस सीखा, जिन्होंने माना कि अबैकस उनके करियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखा अबैकस ने, और जिसके कारण वो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। मैडम, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मेरा MSc ज्योग्राफी, उस समय उसको MA बोला जाता था। और मैं इन्वायरमेंट में मैं लेक्चरर थी मुंबई के अंदर। अच्छा। और पर्यावरण से विषय वहीं पे मैंने अबैकस सीखा। और फिर अबैकस धीरे धीरे हम लोग जब यहाँ जलगांव वापस आए, अबैकस हमारा करियर हो गया। और पिछले 21.5 साल से 5 अगस्त 2025 को हमारी कंपनी जिसके साथ मैं अबैकस करती हूँ उसको 22 वर्ष होंगे, और मुझे बच्चों को अबैकस पढ़ाते पढ़ाते 21.5 साल हो जाएंगे। वाह, मतलब 21.5 ईयर उस कंपनी के साथ जुड़े हुए आप। मैं शुरू से मैं अपने बच्चे के लिए देखने गई थी। अच्छा। कि क्या है
जो बच्चा मेरा इस समय MBBS हो चुका है, ओके, मैं उसके लिए गई थी कि क्या है अबैकस, उसको आप सिखाना सबके था। लिए लेके आए फिर? और फिर मेरे पीछे पीछे अबैकस अपने, जलगांव तक आ गया? हाँ, मराठवाड़ा, खानदेश, विदर्भ, अच्छा, ये तीनों जगह पे? इन 3 एरियाज में हम लोगों ने फिर अबैकस पहुंचाया सर। मैडम बहुत फीस रहती है उसकी? बहुत तो नहीं बोलना चाहिए सर, क्योंकि देखिए आप हर मंथ जो मंथली आप किसी टीचर को फीस देते हैं तो वो आपके बच्चे को एक क्लास से दूसरे क्लास में ले जाने के लिए आपके बच्चे को तैयार करता है। बराबर। मैं आपके बच्चे को स्किल बेस्ड प्रोग्राम सिखाने वाली हूँ। यानी जो बच्चा आपका मेरे पास इस समय जो कुछ सीखेगा वो उसकी लाइफ के लास्ट ब्रीथ तक उसको काम आएगा। तो जब मैं उसको कुछ स्किल हमको जब सीखना होता है जो मुझे लाइफ लॉन्ग चलाना है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको थोड़ा सा एक रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड करने की आपकी जो रहना साइकोलॉजी होनी चाहिए आपकी। मैडम ने बताया कि किस तरीके से अबैकस की अपने बच्चे के लिए देखने के लिए गए थे और फिर सबका भला सोच करके इधर लेके आ गया। अबैकस तो सब कुछ हो चुका, अब अबैकस बहुत पीछे रह गया ऐसा समझ के चलिए। मैडम के बारे में कहूँगा कि हम अकेले ही चले थे जानिब मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। सही है, सही है। पर्यावरण जो है उसके लिए एक स्पेशल वर्क करती है मैडम आप। बराबर। अपने बच्चों को स्कूल, अब आपकी स्कूल भी है? जी जी, शारदाश्रम स्कूल है, मैं मैडम की बताता चलूँ आप लोगों को। वहाँ पर बच्चों को बहुत सारी अच्छी शिक्षा दी जाती है। अच्छी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो शिक्षा जो है वो उनका फाउंडेशन मजबूत करती है। सिर्फ पढ़ाई, कागज़, किताब और कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब चीज़ों से अलग हटके बहुत कुछ वहाँ पे सिखाया जाता है। मैडम क्या क्या करवाते हैं आप वहाँ पे? पर्यावरण स्कूल बोलते हैं एनवायरनमेंट के लिए उसको। देखिए मैं थोड़ा सा उसके विषय में आपको बताना चाहूँगी पहले कि पर्यावरण स्कूल है क्या है सर। जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि मैं मुंबई में थी एक समय में। मुंबई में मैं सीनियर कॉलेज में पर्यावरण ये विषय पढ़ाती थी। वहीं पे ठाणे में एक पर्यावरण संस्था है, पर्यावरण दक्षता मंच ऐसी एक संस्था है जिससे मैं जुड़ी, जहाँ मैंने देखा कि वो लोग छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से पर्यावरण के विषय में अवेयर कर रहे हैं। और फिर मैंने 2 वर्ष उनके साथ वहाँ पे काम किया और किसी कारणवश, कुछ मेरे निजी कारणों के कारण हम लोगों को मुंबई से जलगांव वापस आना पड़ा। जलगांव आने के बाद मेरे लिए अनंत रास्ते खुले हुए थे, लेक्चरर शिफ्ट से लेकर के घर में होम ट्यूशन तक, ऐसे अनंत मेरे पास में ऑप्शंस थे। लेकिन हम, चूँकि मैंने पर्यावरण पढ़ाया हुआ था, मुझे पर्यावरण से प्रेम था और जैसे आपने बताया थोड़े समय पहले कि मैं अबैकस ट्रेंड हो चुकी थी, तो पर्यावरण ये एक सोशल हो सकता है और अबैकस ये मेरा एक आर्थिक भाग हो सकता है, ऐसा सोच करके हम लोगों ने 2005 के अंदर पर्यावरण शाला यानी स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट का हमने जो शुरुआत करी। शुरुआत हम लोगों ने बहुत छोटे से करी। छोटे छोटे बच्चों को हम लोगों ने, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी स्कूल के बच्चे हों, उन बच्चों ने हमारे पास में आना था। मुझे अच्छी तरीके से याद है उस समय उन लोगों से हम लोग 10 रुपये लेते थे, केवल 10 रुपये उनके रजिस्ट्रेशन हम फीस लेते थे। वो 10 रुपये इसलिए लिए जाते थे कि उस बच्चे को जो हमारा प्रोग्राम रहेगा उसके बारे में, उस समय SMS और फ़ोन के पैसे, अब यानी मोबाइल के पैसे चार्जेस ज़्यादा थे, इसलिए 10 रुपये लिए जाते थे। हम लोग स्कूल की छुट्टी के दिन, जिस दिन सारे स्कूलों को छुट्टी हुआ करती थी, जैसे संडे, कोई अलग दिन का, कोई त्यौहार का दिन, ऐसा जब आता था, हम लोग क्या करते थे, उन बच्चों को फ़ोन करके एक जगह पे बुलाते थे। चूँकि ये सामाजिक प्रकल्प था, किसी तो भी समाज में अच्छे काम करने वालों की कोई कमी नहीं है, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। ऐसे हम लोगों से बसेस, किसी से भोजन की सुविधा, किसी से पानी की सुविधा, ऐसा हम करते थे। और बच्चों को अलग अलग स्कूलों से हमारे पास में हम लोग बुलाते थे। उन बच्चों को हम लोग नदी किनारे ले जाते थे। नदी किनारे जाके उनको नदी क्या पढ़ाते थे। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ तो अभी PPT बता दिया, उन लोगों को हमने PPT नहीं बताया, उनको नदी किनारे ले जाके नदी बताया, जंगल में ले जाके जंगल बताया हमने उनको कि जंगल है, झाड़ के पास ले जाके झाड़ सिखाया।
हर पेरेंट्स का यही आजकल बोलना होता है, अरे मेरे बच्चा भी नीचे बैठ गया था मट्टी से होगा, अरे उसने मिनरल पानी नहीं पिया क्या होगा। कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी आप आइए हमारे स्कूल के अंदर, आज भी मैं अपने बच्चों को झाड़ पे चढ़ना आज भी सिखाती हूँ मैं कि झाड़ पे। आप बताइए, पेरेंट्स डरते हैं कि मैडम झाड़ पे मत चढ़ाइए, उससे क्या होगा मुझे बताइए, हमारा बच्चा घर में भी तो गिर सकता है। बराबर। हमारे स्कूल में एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हम पूरा मट्टी करते हैं। अच्छा। और बच्चे ने उस पूरी मट्टी में लोटपोट होना है और उसको जो करना है वो करना चाहिए। अच्छा। ऐसी ये छूट हम देते, वो बच्चे की दिली इच्छा होती है जिसको हर पेरेंट्स दाब के दबा रखता के है। रखता है। उसको जीने दीजिए। आप उसको निसर्ग के जितने नजदीक जाने देंगे तब जाके उसको निसर्ग से प्रेम होगा। ऐसा जब ये आया तो ये पर्यावरण स्कूल की शुरुआत हुई। पहले हम लोग पर्यावरण में काम करते रहे। हमने वसुंधरा फिल्म उत्सव लिए, पर्यावरण से रिलेटेड अनेक हम लोगों ने सेमिनार्स लिए। पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने टाइगर कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस ली थी, है ना। इस समय मिस्टर ननावरे जो हैं वो वाइट पेपर्स लिख रहे हैं टाइगर इस विषय के ऊपर। अच्छा। हम लोग इस समय डोलार खेड़ा को किस तरीके से एक टाइगर रिजर्व एरिया बना सकते हैं, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जैसा आपने स्कूल के बारे में पूछा कि इस स्कूल की विशेषता ये है कि मैंने बच्चों को ये दूसरे नज़रिए से आप देखेंगे तो ये और स्कूलों जैसी स्कूल है ये। आप मेरे नज़रिए से देखेंगे तो इस स्कूल से निकलने वाला बच्चा, हर वो बच्चा वो निसर्ग से बेहद प्रेम करेगा, हर एक बूंद की पानी की कीमत करेगा, हर एक पत्ती की कीमत करेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताती हूँ कि वो बच्चा बाहर जाके कभी भी भूखा नहीं मरेगा। निसर्ग से ही कैसे कमाना है ये मैंने उनको 10वीं तक सिखा दिया है। मैडम, आपने पर्यावरण से प्रेम की बात करी। प्रेम से तो आपका बहुत पुराना रिश्ता है, आपकी मैरिज भी लव मैरिज हुई है। जी जी। तो मैडम, लव मैरिज बहुत सारे समय में ऐसा देखा जाता है कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती। आपको किस तरीके, क्या मंत्र से आपने उसको, सक्सेस का मंत्र क्या है? ऐसा बोला जाता है कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। अच्छा। है कि नहीं। जैसे मैंने बताया कि मैं मीडिया में थी, फिर मैं जो सब्जेक्ट कवर करती थी वो अपने आप में इजी नहीं था। ननावरे सर शुरू से ही यानी ननावरे सर का थोड़ा सा परिचय दे दूं मैं आप लोगों को। ननावरे सर लगभग 6 वर्ष आसाम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पूर्णकालिक गए थे। अच्छा। यानी वहाँ पे जा कर के विद्यार्थियों के विषय में काम करना, पूर्णकालिक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके लिए वहाँ थे। और उन्होंने आसाम और बांग्लादेश की बॉर्डर पे काम किया है। अच्छा। बाद में 6 साल के बाद वो 2 साल इसलिए रुके कि उनकी लाइफ को वहाँ थ्रेट था, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। यहाँ आने के बाद वो विवेकानंद से जुड़े, यहाँ आने के बाद वो उन्होंने तरुण भारत में काम किया। तो हम दोनों कहीं ना कहीं मीडिया के उससे हम लोग थोड़े टकराए। जैसे आपने बोला कि ये प्रेम विवाह आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे जाति में विषय अंतर था, लेकिन शायद हम दोनों के विचार एक रहे होंगे, शायद हम लोग इसीलिए एक साथ आए। और जैसे वो शांत थे, मैं बहुत ओपन थी, तो यानी जहाँ जहाँ शांत रहना था उन्होंने उसको स्वीकार लिया। और इसमें नो डाउट जिस तरीके से मेरी माताजी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल किया था, उसी तरीके से, चूँकि मेरी ना आज माँ इस दुनिया में है, ना मेरी आज सासू माँ इस दुनिया में ज़िंदा है, लेकिन मैं दोनों को ही माँ बोल सकती हूँ। अलग धर्म में, अलग जाति में आकर के या अलग जाति की लड़की को इस तरीके से स्वीकार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, जो मैंने अपनी सासू माँ में देखी थी। देखिए, ये बहुत बड़ी बात मैडम ने कही है, और आज के ज़माने में तो यही एक मतलब प्रेरणा आप लोगों को लेनी चाहिए कि जब आप शादी करके जाते हैं ससुराल, तो वहाँ अपनी सास को अपनी माँ मान लेंगे तो आपके सारे दुख दर्द सब कुछ दूर हो जाएगा। लेकिन मैडम, यहाँ पे जो आपने बताया वो भी इम्पोर्टेंट है कि माँ को भी उसको बेटी मानना पड़ेगा। मैंने बताया आपको कि उन्होंने मुझे कभी बहू बोल के ट्रीट ही नहीं किया, यानी कि मैं बहू हूँ। मुझे हमेशा से याद है कि
जिस तरीके से मेरी माँ मेरा ध्यान रखती थी कि मेरी बच्ची बाहर जा रही है, क्राइम कवर करने जा रही है, और जब मैं यहाँ से बाहर निकलती थी तो मैंने हमेशा देखा कि उन्होंने बोला की चेतना तू तुझं काम पूर्ण करून घेशील बेटा, तू घराची चिंता करू नको, ऐसे वो हमेशा मुझे बोलती थी। संभाल लेते थे सब। हाँ, यानी उन्होंने सब कुछ संभाला। मैं आज जहाँ हूँ इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है, ये मुझे बोलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। मैडम आप जैसा बताएं कि आप थोड़े गुस्सैल हैं, सही जगह पर जवाब दे देना आपका, और सर शांत है। आप दोनों के बीच में लड़ाई होती होगी तो जीतता कौन होगा? वो मैं दिन के तलाश करूंगी कि जिस कभी तो भी हम दोनों के बीच में झगड़ा हो। अच्छा, झगड़ा हुआ अभी? ये ऐसा हो गया है कि उसका कारण शायद काम भी हो सकता है कि शायद वो अपने काम में व्यस्त हैं, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, तो जब भी हम मिलते होंगे तो शायद चाहते होंगे कि दो अच्छे ही बोल बोले आपस में। हाँ, है कि नहीं? तो वही अच्छे बोल हम दोनों एक दूसरे से बोलने की कोशिश करते हैं। मैं भी सर से मिला हूँ मैडम, सर शांत स्वभाव के व्यक्ति। जी जी। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कभी आपको लड़ाई करने का चांस दिया होगा। मैडम सातपुड़ा बचाओ समिति जी, ये भी एक है जिससे आप जुड़े हुए हैं, किस तरीके से काम करती है? सातपुड़ा बचाओ समिति, इसके अंदर टोटल 33 संस्थाएं हैं, 33 संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं को आप, यानी ये बात मैं आपको बता रही हूँ, या अभी भी आप सातपुड़ा में जाएंगे तो जो थोड़ी बहुत ठीक स्थिति दिखेगी आपको, वो शायद सातपुड़ा बचाओ समिति के कारण है। नहीं तो इंक्रोचमेंट इतना हो चुका था जिस समय हम लोग जलगांव में आए थे, यानी जंगल को देख कर के उसे जंगल बोलना कि नहीं, ये भी हम लोग सोच रहे थे कि ये जंगल लगभग खत्म होने की कगार के ऊपर आके रुका हुआ था। हम लोगों ने, और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से लोग थे कि भाई अपने को कुछ करना चाहिए, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। हम लोगों ने, चूंकि मेरा विषय एनवायरनमेंट था, भले ही हम किसी विषय में एक्सपर्ट रहे नहीं हो, हाँ, नन्नावरे सर के अंदर वो एबिलिटी थी कि इतने अलग, चाहे कितने ही अलग स्वभाव के व्यक्ति रहे, उन्होंने उन सब संस्थाओं को जोड़ा, उन लोगों को एकत्र लिया, और हम लोगों ने उस समय जो लड़ाई लड़ी, जिसका एक छोटा सा स्वरूप अभी आपको सातपुड़ा में दिख रहा है फिर से। हाँ, जो कुछ है वो उसका छोटा सा स्वरूप आज है, वरना अभी तक तो खत्म हो जाता था। अभी तक तो आप इस समय आप नंदुरबार की तरफ जाइए, आप धुलिया की तरफ जाइए, आपको दिखाई देगा कि सातपुड़ा में आज क्या बचा है और दूसरी जगह आज क्या नहीं, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। मैडम स्कूल की तरफ से आपने खेड़ी में कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था? जी। क्या था वो प्रोजेक्ट? सर मियावाकी नाम का एक प्रोजेक्ट है। क्या नाम? मियावाकी। ये जापान में इसकी उत्पत्ति हुई है। अच्छा। ये किसी व्यक्ति का नाम है, मियावाकी नाम था, उसी के नाम से मियावाकी हुई। क्या हुआ है कि दुनिया में जिस तरीके से जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है, तो आने वाले समय में, अभी आप आए दिन पढ़ते होंगे कि वो शेर घुस गया, फिर यह आया, तो वो नहीं घुस गया, हम घुस गए उनके जगह पे, है ना। वास्तविक स्थिति ऐसी है। तो झाड़ हो, ऑक्सीजन का विषय हम लोग हमेशा करते हैं, इन्वायरमेंट क्या विषय हो गया है आज की डेट में कि अरे वाह, उसके ऊपर सब लोगों ने बैठना, बहुत बड़ी बड़ी चर्चा करना, फिर अपनी अपनी जगह पे निकल जाना। इस विषय में धरती पर काम करना बेहद ज़रूरत था। SIP एकेडमी, जिसके साथ में मैं अबैकस करती हूँ, उनका जो फाउंडेशन है, उन्होंने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। उन्होंने हमारा पर्यावरण के इंटरेस्ट को देखा, और ये जलगांव के पास खेड़ी नाम की एक जगह है, जहाँ के ग्रामस्थ ने, जहाँ की पंचायत ने हमको 1.25 एकड़ ज़मीन दी, जो गांव की ज़मीन है, जहाँ पे हमने पूरी उसको तैयार किया। निसंदेह इसके लिए SIP फाउंडेशन ने पैसा लगाया, और आज आप चल के देखिए मेरे साथ, उस 1.25 एकड़ में हमने 7,500 झाड़ लगाए हैं। वीडियो को यहाँ पर दिखा रहे हैं दर्शकों को, आप लोग देखिए कि इस तरीके से एक छोटी सी जगह पर इतना सारा पेड़ पौधा लगाया गया है। और ये सिर्फ चेतना मैडम की मेहनत नहीं है, SIP एकेडमी जो है उसकी भी मेहनत है, साथ ही साथ मेहनत तो बच्चों की, आपके स्कूल की। मेरे बच्चे खुद गए थे वहाँ पे रॉ मटेरियल डालने से लेकर, झाड़ों के लिए यानी गड्ढे खोदने से लेकर के, और महीने में अभी भी एक बार उधर जाके सफाई करना, ये सारी जवाबदारी मेरे स्कूल के बच्चों ने ली हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड। आज से ही हमने उनको तैयार किया है कि बच्चों, आपको आगे ऐसा कुछ करना है।
मैडम तो वहाँ पे कैसे पेड़ लगाए हैं, पेड़ पौधे फल फ्रूट हम से? लोगों ने वहाँ पे लगभग 72 या 73 प्रकार के झाड़ लगाए हैं। अच्छा। उसके बारे में पहले हम लोगों ने स्टडी की कि कौन से उसमें से कुछ फल के झाड़ हैं, कुछ फ्रूट्स के भी झाड़ हैं। अभी आप जाके देखेंगे तो लगभग 80% झाड़ों की हाइट हम लोगों ने इस जून में हमको उसको जुलाई में 2 साल हो जाएंगे, 20 फीट से ऊपर हो चुकी है। हाँ वीडियो में दिख रहा है, दिख रहा है आपको, देख सकेंगे आप कि 20 फीट से ज़्यादा हो चुकी है। जितने फलों के झाड़ हैं फलों से लदने लगे हैं। आप शाम को आइए, पक्षियों की चहचहाट आपको दिखाई देगी, आधे कच्चे खाए हुए फल दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात, गर्मी में आइए, आज के दिन जो यहाँ टेम्परेचर है वहाँ पे 5 डिग्री कम हो। डिग्री वहाँ पे इस समय आपको कम टेम्परेचर हाँ, मिलेगा। वहाँ सभी तरफ पर्यावरण है, पूरी तरफ पेड़ झाड़ी पौधे। झाड़ है, तो उधर बहुत उस चीज़ का फायदा है ही है। मैडम आपके स्कूल में बच्चे जब पानी लेते हैं या पानी कोई मांगता है तो आधा गिलास पानी दिया जाता है, जी जी। क्यों किसी को पूरा गिलास पानी पीने का इच्छा हो, आधा क्यों दिलाते हैं आप? देखिए कैसा होता है, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको कि जिस साल मैंने पर्यावरण शाला की शुरुआत की थी, उस साल क्या हुआ था कि अशोक भाऊ यानी भंवरलाल जी जैन के सभी जो नाती पोते थे वो लोग मेरे यहाँ पे थे, यानी उस स्कूल के अंदर आते थे वो लेने के लिए। आपको बताती हूँ मैं कि जब हम लोग उस समय से पढ़ा रही हूँ मैं, वो बच्चे अब सब यंग हो चुके, शायद उनमें से 2-4 बच्चों की शादी भी हो चुकी हो गई होगी। लेकिन मुझे एक बार अशोक भाऊ ने बोला कि मैडम आपने क्या ऐसा पढ़ाया है कि मेरे बच्चे लोग जो हैं, हमारे सब बच्चे हमारे यहाँ के ड्राइवरों को बोलते हैं कि आप लोग बाल्टी में पानी लो और गाड़ी दो, अच्छा। आपको नल से धोने की जरूरत नहीं है गाड़ियाँ। हम लोगों ने सिर्फ ये बच्चों को सिखाया कि आने वाला हर बंदा प्यासा नहीं है, समझो प्यासा भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है यदि उसने दूसरी बार पानी मांग लिया तो। क्योंकि क्या होता है, हम लोग औपचारिकतावश पानी ट्रे में रख के ग्लास भर के ले जाते, लेकिन जिसको प्यास नहीं होती वो एक ग्लास पीता है, सॉरी एक घूंट पीता है और बाद में रख देता है। हमारी संस्कृति ऐसा है कि हम उसको जूठा मानते हैं और फिर वो पानी हम लोग क्या करते हैं, कहीं तो भी डाल देते हैं। अब जो इन्वायरमेंटली जो अवेयर रहे वो शायद घर में झाड़ होगा तो उसके अंदर डाल देगा, यदि नहीं होगा तो वो डायरेक्ट जाके सिंक के अंदर डाल देगा, पानी वेस्ट हो जाएगा। और वो पानी नॉर्मल पानी भी नहीं है, वो तो आपका फिल्टर्ड पानी है। तो इसीलिए आज भी हमारे यहाँ पे सिस्टम है, आपको पानी चाहिए दोबारा आप बोलिए मैडम और पानी चाहिए, पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ मिलेगा आपको आधा ग्लास ही। थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। अब उसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि ऐसा बोला गया, साइंटिफिकली भी प्रूव है कि हम यदि धीरे धीरे और कम कम पानी पियेंगे तो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा है। मैम आपको युवा पर्यावरणविद पुरस्कार और बिजनेस अचीवमेंट अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा था आपको उस वक्त? देखिए जब मुझे ये दोनों प्राइजेस जब मुझे मिले, आप जो गिन रहे हो ऐसा, ये तो अभी जब आप मुझे बताते ना तब, या कोई मुझे बताता है कि चेतना तुमको ये भी मिल चुका है, तब मुझे याद आता है। क्योंकि मैं उस समय काम के उस जुनून में थी कि इन चीज़ों के कारण शायद मुझे अच्छा ही लगा और मैंने अपने काम को, मैं सही दिशा में जा रही हूँ, उसकी शायद एक रिसिप्ट भी थी मेरे लिए कि मैंने जो क्षेत्र चुना है। क्योंकि लेक्चररशिप छोड़ने के बाद में ऐसे क्षेत्र में आना जहाँ पे आपके भविष्य का कोई आता पता नहीं, मतलब कोई गारंटी नहीं ले सकते उस विषय पता ही नहीं था ना। हाँ, तो फिर उसके अंदर भी आप लोग, आपके काम को पसंद किया जा रहा है, तो निसंदेह वो एक आनंद देने वाली बात थी मेरे जीवन में। आपके काम के धुन में इतना रहते थे कि आपको उसको क्या पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है देख लें। ठीक है, ऐसा लगा कि अपन सही जगह जा रहे हैं बस। मैडम आप जो कुछ भी कर रही हैं पर्यावरण से रिलेटेड करी, क्या ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ था जिसने आपको और ज़्यादा प्रेरित किया? कोई ऐसा इंसिडेंस जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? देखिए क्या हुआ कि जब हम लोग जलगांव में आए, जलगांव में आने के बाद मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं उसमें से किसी भी चीज़ को ले सकती थी। मैं इन सब के बीच में एक व्यक्ति का और सबसे ज़्यादा यानी जो चीज़ रही,
प्रेरित करना तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उस घर का मैं हिस्सा बन चुकी थी 6 साल पहले। लेकिन मेरे परिवार से, यानी ससुराल के परिवार से मुझे जिस तरीके से एक वातावरण मिला, और इन सब के बीच में मैं, आप सभी लोग जानते हैं भरत दादा अमड़कर जी को, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों ने, या मैंने कभी तो भी उनके पास जा कर के, या हम लोगों ने पर्यावरण की संकल्पना बोलो, या हमारी संकल्पनाओं को के ऊपर जिसने विश्वास दी यानी जताया, वो जो है वो भरत दादा अमड़कर है। और मैं आज भी मानती हूँ कि मेरे सामने कुछ भी समस्या आई तो मुझे, यानी पहला व्यक्ति यदि कोई दिखता है, क्योंकि कैसे अभी मेरे माता पिता दोनों नहीं है, तो मुझे मालूम है कि भरत दादा के पास गए तो इस चीज़ का सॉल्यूशन जो है मुझे मिल जाएगा। और क्या हो गया कि समाज, राजू ननावरे जी का जो है काम सब, यानी वो कैसा है कि सामाजिक काम ज़्यादा है उनका। तो धीरे धीरे ऐसा समझ में आने लगा कि हमारे को भी समाज को देना कुछ बनता है। तो बस वही चीज़ ज़िंदगी में प्रेरित करती गई और हमारे आगे बढ़ते गए। मैडम, आपको लगता है कि सरकार या आज का समाज, आज के लोग पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, पर्याप्त काम? देखिए, इस समय यदि मैं सरकार के बारे में बोलूं तो सरकार कर रही है। मैं लोगों के बारे में बोलूं, अभी 15 दिन पहले ही मैं कुंभ में गई थी। अच्छा। देखिए, फर्क पड़ रहा है, इसका उदाहरण हमको वहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब जान पे बन के आ रही है तो हर किसी को अपनी जान प्यारी है। तो धीरे धीरे लोग उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, अब हमको भी अपना रोल जो है वो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। हर चीज़ सरकार को दे करके सरकार के भरोसे छोड़ दिया जाएगा ना, तो फिर ठीक है ना, हमारा जान जाने की क्या जवाबदार हम सरकार को नहीं ठहरा सकते ना। तो इसीलिए लोग अब अवेयर होने लगे। और शायद मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि मुझे जितनी खुशी सीनियर कॉलेज में पढ़ाते हुए नहीं आई, उससे कई ज़्यादा गुना खुशी मुझे आज इन बच्चों में जब मैं परिवर्तन देखती हूँ और जो इम्प्लीमेंट उन लोग करते हैं, तो मुझे वो जब उनको इम्प्लीमेंट करते देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। मैडम, अभी आपने कुंभ मेले का नाम लिया, आप कुंभ मेले में गए थे, वहाँ पे जी, डर नहीं लगा आपको? इतने सारी खबरें आ रही थी, ऐसा हो जा रहा है, वैसा हो जा रहा है, मतलब वहाँ भी क्राइम रिपोर्टर वाला जज्बा था क्या कुछ करके? नहीं, वहाँ हम लोग ना पारिवारिक रूप से, यानी मेरी बहुत इच्छा थी कि कुंभ में जा करके 144 साल बाद आया हुआ था, तो हमारे अंदर के संस्कारों के अंदर वो चीज़ है। लेकिन मैंने बताया कि देखिए, दुर्घटना कहाँ हो जाएगी हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे तो भी कुछ भी उसमें से 1% भी नहीं दिखाई देना चाहा। मैंने अपनी लाइफ में क्राइम रिपोर्टर रहने के बावजूद मैंने लाइफ में पुलिस लोगों को इतना अच्छा बिहेवियर करते पहली बार देखा। बिल्कुल, इस बारे में मैं भी मैडम के साथ हूँ। वहाँ पर पुलिस वाले जितनी भी सेवा कर रहे थे मैडम, यस, संभव नहीं है। हर आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। करेक्ट। वो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे थे। मैंने जो देखा, मैं जो महसूस किया, जो मेरी रिपोर्टर्स स्किल है उसके लिए, वो लोग जो कुछ कर रहे थे ना, वो बहुत कर रहे थे। वहाँ पर भगवान बन के खड़े थे वो लोगों के लिए। बराबर। अपना खाना, अपना पानी भी उन्होंने लोगों को दिया है, पिलाया है, खुद भी भूखे रहे हैं। इस तरह की कंडीशन थी। मैंने तो उसके लिए खास प्रोग्राम ही बनाया था यूपी पुलिस को। हाँ, यूपी पुलिस को सलाम के लिए बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया था। मैडम, पुलिस वालों की बात की है और क्राइम रिपोर्टर की बात कर रहे थे आप। आपको कोई उस वक्त का कोई कहानी याद है क्राइम की? क्या हो गया? नहीं, आपको बताती हूँ कि मैं उसमें आई, मेरे सीनियर उस समय थे, थोड़ा टाइम रही, मैं औरंगाबाद चली गई। अच्छा। तो और एक 6 महीने के अंदर ऐसे थोड़ी माताजी को घबराहट होने लगी। अच्छा। कि यानी ये जिस क्षेत्र में जाने का, आगे बढ़ने का सोच रही है। हाँ। तो फिर वही चीज़ होती कि एक इमोशनल ब्लैकमेल और फिर माँ बेटी का रिश्ता, जिसके तहत मैंने उस चैप्टर को पूरी तरीके से बंद कर दिया। फिर क्लोज कर दिया, क्योंकि क्या था, पिताजी पहले ही नहीं थे और माँ को दुखी करना मैं किसी भी रूप में नहीं चाहती थी। तो एक बहुत, चूंकि मैंने कवर किया है, पर एक बहुत लॉन्ग टाइम में उसमें नहीं रही। शुरुआती दौर में ब्लैकमेल कर दिया गया आपको। हाँ, यानी मेरा बहुत चाहत थी, लेकिन किसी कारणवश में उसमें अपना करियर नहीं बना पाई। चलिए, अच्छा मैडम, कभी जरूरत हम लोगों को रहेगी तो हमारे लिए मार्गदर्शन करिएगा, उस वक्त का अनुभव काम आएगा।
मैडम पर्यावरण से रिलेटेड आप क्या प्रोग्राम्स किया करती जलगांव में हो या कहीं? देखिए जलगांव के अंदर जैसे मेरा बेटा जो इस समय MBBS के फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे चुका है, उस समय जब मैं जलगांव में जिस साल आई, उस समय उसके नेक्स्ट ईयर में यानी मैं आपको 2006 की बात बता रही हूँ। उस समय मेरा छोटा बेटा 3.5-4 महीने का होगा और बड़ा बेटा जो था वो उस समय 4 साल का था। उस समय मेहरून तालाब पे 4 लोग खड़े थे और एक और व्यक्ति हमारे साथ खड़ा था जिसका नाम मधु भैया है, जो आज भी हमारे साथ काम करते हैं। अच्छा। हमारे ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट बोल के हम 5 लोग निर्माल्य संकलन के लिए मेहरून पे खड़े हुए थे, क्योंकि वो निर्माल्य संकलन मैंने थाने में देखा हुआ था। अच्छा। तो हमने 2005 में हम आए, 6 में हम 5 लोग खड़े थे और उस समय लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये क्यों मांग रहे हैं सब। और मुझे याद है कि वो जो हमने शुरुआत किया तो आज वो एक आंदोलन बन गया है और आज आप जा कर के देखोगे तो केवल वहाँ पे पर्यावरण विद्यालय का बच्चे रहते हैं, स्टॉल डला होता है, जो लोग खुद आके देते हैं। बाकी आपको कई लोग संस्थाएं दिखेंगी जो वहाँ पे जो है वो सब अपने आप लेने लगे। अब लोगों को बोलना नहीं पड़ता है कि अब दो, लोग अपने आप आते हैं, आपको निर्माल्य देते हैं। हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत करी, यानी हम 4 थे और एक अब बहुत सारी संस्थाएं जुड़ गई हैं। फिर हम लोग पर्यावरण के लिए, जिसको वसुंधरा महोत्सव बोलते हैं, वो हम लोग लेते हैं, जिसके लिए इंटरनेशनल लेवल की है ना, जिसको किर्लोस्कर स्पॉन्सर करता है, वो इंटरनेशनल लेवल की इन्वायरमेंट बेस्ड मूवी कॉलेज में जा कर के और एक बड़ी जगह पे जा कर के, यहाँ जहाँ पे पूरा थिएटर रहता है, वहाँ प्रदर्शनी लगाई जाती है। मतलब उसकी फोटोग्राफी की प्रदर्शनी लगाई जाती है, उसके बाद में ड्राइंग की प्रदर्शनी लगा जाती है। वहाँ पे एक्सपर्ट्स को हम लोग बुलाते हैं, जैसे अभी आपने देखा जिनको पद्म भूषण मिला है, मारुति चितमपल्ली जी, उन्होंने अपनी पर्यावरण स्कूल का पालकत्व लिया हुआ है। आप चैतराम बाहू का लेंगे, चैतराम पवार जी का, वो हमारे पर्यावरण स्कूल का एक भाग है, हमारा हिस्सा है। अच्छा। हमारे परिवार से है कि नहीं? तो ऐसे लोगों को बुला के लोगों को जब हम मिलाते हैं, या जब कहीं तो भी पर्यावरण यानी जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल ऐसा बोलते हैं, तो लोग भले ही ज़्यादा संख्या में, जैसे बोलते दूसरी पिक्चरों के लिए हाउसफुल होता है, वैसे भले ही ना आए, लेकिन हर व्यक्ति एक बार तो अपने आप को पूछता है ना कि पर्यावरण फिल्म महोत्सव क्या है। और फिर कॉलेज के अंदर जब हम दिखाते हैं तो ठीक है, छोटे बच्चों को प्रतिबिंबित करना कोई भी बात ज़्यादा आसान होती है, पर बड़े बच्चे कुछ तो सीख लेते हैं उससे, तो एक कदम आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ऐसा हमको महसूस होता है। मैडम, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, आपके स्कूल से रिलेटेड भी, पर्यावरण से रिलेटेड भी, परिवार से रिलेटेड भी। अब हम लोग अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, जो लोग आपको देख रहे हैं, वो उनको कोई संदेश दें, ऐसा संदेश जो उनके दिल को छू जाए और वो भी पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा करने की सोच पाए। देखिए, सबसे पहले संदेश नहीं बोलना चाहिए इस चीज़ को। मैं आप सभी को बोलती हूँ कि मुझे अबाकस पढ़ाते पढ़ाते लगभग 21.5 साल होते आए हैं। तो जो देखिए, आर्थिक विषय है, मैं ज़्यादा इस विषय में बोलना नहीं चाहूँगी। जिसको संभव है अपने बच्चे को जरूर अबाकस पढ़ाइए, ताकि ब्रेन जिम करके एक प्रकार आता है जिसके विषय में हम लोगों ने ज़्यादा चर्चा नहीं करी, जो हमारे ब्रेन और हार्ट दोनों को फ्रेश रखता है। क्या रहता है मैडम, चर्चा करते हैं ना हम लोग, क्या ब्रेन जिम करके पॉल डेनिसन करके एक यूएसए के जो एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने 28 प्रकार के ऐसे एक्सरसाइज बनाए हैं स्पेशली फॉर ब्रेन एंड हार्ट। देखिए, क्या होता है कि मुझे और आपको अच्छा दिखना है तो उसके लिए सब बाहर अवेलेबल है, बट मैं थोड़ी देर, मेरा ब्रेन थक गया है, थोड़ी देर निकाल के फ्रेश कर देती हूँ, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। आप बच्चों का टाइम टेबल देखेंगे तो अभी मैथ्स का पीरियड है, नेक्स्ट ड्राइंग का है, फिर इंग्लिश का है, फिर गेम का है। यानी आप देखेंगे तो बच्चे का लाइफ धीरे धीरे स्विच ऑन, स्कूल के अंदर स्विच ऑन स्विच ऑफ होता रहता है। अचानक हम बोलने लगते गणित जैसा नीरस विषय पढ़ा के,
चलो अभी रंगों में खेलो, है ना। रंगों में खेल करके उनका मन भी नहीं भर पाता है, तो हम उनको परदेशी भाषा पढ़ाने लगते हैं कि अब आपको इंग्लिश पढ़ना है। तो बच्चे के ब्रेन को अब कितनी बार हम लोग बोलते हैं कि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, ये शब्द बहुत कॉमन हो गया। तो क्या हम उस समय बच्चे की ब्रेन की स्थिति कभी जानने की कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा तैयार है कि नहीं, यानी ड्राइंग होने के बाद में इंग्लिश पढ़ने के लिए तैयार है कि नहीं है। तो हमारा जो ब्रेन जिम होता है, जो अबैकस का ही एक पार्ट होता है, वो अपने आपके बच्चों के ब्रेन को कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए कि अभी ये करना है, तो मतलब प्रायोरिटी वाइज आपको फटाफट करके जो करना है आपको कैसे करना है वो आपको बता देता है, प्रिपेयर कर देता है ब्रेन को। हाँ, जब हमें ब्रेन जिम करते हैं तो ये सारी चीज़ें, जब हमारे नर्व्स, जो हार्ट और ब्रेन को जाने वाली नर्व्स हैं, ये सब ब्लड जब सप्लाई करती हैं, तो ये क्या होता है, जब आपका हार्ट फ्रेश रहेगा तो आपका ब्रेन काम करेगा, है ना। किसी दिन हम बोलते हैं आज कुछ नहीं करना है, इसका मतलब आपका हार्ट अभी बोल रहा है कि ही समथिंग शुड बी स्टॉप्ड नाउ, है ना। सिर दुखता है तो अपन चुपचाप बैठ जाते हैं ना, कितनी भी जरूरी काम रहने दीजिए। ऐसा रहता है तो हम लोगों ने हार्ट दुखने की रास्ता नहीं देखना चाहिए, है ना। दुखेगा तो रास्ता देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब ये दोनों चीजें आपकी फ्रेश रहेंगी, तो मैं बताती हूँ पेरेंट्स, आपके बच्चे को आप जो बोलते हो पढ़ना है आपको, इंडिपेंडेंट लर्नर वो अपने आप बन जाएगा। आपको कोई मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है उसके पीछे कि आप टेबल लर्न करो। आप कभी अगली बार यदि हमारी बातचीत होगी, मैं आपको बच्चे ला के दिखाऊंगी जहाँ बच्चे 2 से लेके 20 तक टेबल बोलने के लिए स्ट्रगल करते हैं। मेरे बच्चे 3 डिजिट और 4 डिजिट के टेबल यू बोल देते हैं, है ना। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज, आप कोई भी प्रश्न बोलिएगा 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब दे देंगे वो लोग। वेरी गुड। तो ये अबैकस है। और पर्यावरण बिना ऑक्सीजन के तो आपका चल ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ें जब मैं बच्चों को, या आप भी जब बच्चों को सिखाओगे, इसके लिए पेरेंट्स सबसे पहले मैं आपसे ज़रूरी बोलती हूँ कि जिस चीज़ में आप यानी अपना इंटरेस्ट दिखाओगे तो बच्चा अपने आप उस चीज़ की ओर आकर्षित होता है और वो उसको स्वीकारने लगता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि यदि आपने गमले में भी पौधा लगाया है तो उसे बड़ा करना चाहिए। बड़ा करते करते बच्चे को बताना चाहिए कि बड़ा होना इतना आसान नहीं है। झाड़ काटते समय सेकंड लगते हैं, और आप कभी हमारे स्कूल में आएंगे तो 20-20 साल के भी झाड़ कितने बड़े हुए हैं आपको देख के समझ में आएगा। तो ये जब मैं एज अ पेरेंट्स सोचने लगूंगी, बताने लगूंगी, देखने लगूंगी, तो इन सारी चीज़ों का अलग परिवर्तन समझ जाएगी बच्चों से। चलिए, बहुत बढ़िया इंटरव्यू रहा मैडम आपके साथ। अच्छी बातें सुनने के लिए मिली, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी समझ में आई है। देखिए, अब स्कूल का एडमिशन का समय होने वाला है। बच्चों को कुछ समझता नहीं है, लेकिन माँ बाप को तो समझता है। आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपके बच्चे का भविष्य कहाँ पर है और हमें उन्हें क्या सिखाना चाहिए। जोर ज़बरदस्ती किसी के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जो बात मैडम बता रही हैं वो अच्छे स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती। सही। तो इस बात को ध्यान में रखिए, सही निर्णय लीजिए। और हम लोग जल्दी वापस से चेतना मैडम के साथ, इनके बच्चों के साथ भी एक बार यहाँ पर आएंगे और आप लोगों को जरूर मिलाएंगे। फिर मिलेंगे नारित्व के सम्मान के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।